बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत। प्रथम प्रश्न पत्र हर्षवर्धन। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ माध्य विद्यालय, डीडवाना। बाण के हर्षचरित तथा वेन सॉन्ग के यात्रा विवरण से हमें स्फुट रूप से ज्ञात है कि हर्षवर्धन हून हरेन केसरी प्रभाकर वर्धन तथा यशोमती के पुत्र थे। ये अपने पिता के दूसरे लड़के थे। इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम राज्यवर्धन था। राज्यश्री नाम की इनकी बहन योग्य विदुषी थी। बाल्यकाल में इन्हें समुचित शिक्षा दी गई थी। पिता ने पंजाब में रहने वाले हुनों को पराजित करने के लिए राज्यवर्धन के साथ इन्हें भेजा। राज्यवर्धन आगे जाकर शत्रुओं का विनाश कर रहे थे। इधर हर्षवर्धन आखेट आदि मनोरंजन के साथ साथ शत्रुओं का पीछा कर रहे थे। इतने में पिता की अस्वस्थता के दुखद समाचार को लिए एक दूत आया। राजधानी लौट आने पर हर्ष ने अपने पूज्य पितृदेव को मृत्युशैया पर पाया। प्रभाकर वर्धन ने हर्षवर्धन की निरवशेषा शत्रुनिया का उपदेश देकर इस असार संसार से विदाई ली। मंत्रियों के कहने पर ज्येष्ठ भ्राता के आगमन में कुछ विलंब जानकर हर्षवर्धन ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कुछ समय के अनंतर राज्यवर्धन ने आकर शासन भार अपने ऊपर लिया, परंतु इन्हें शासन सुख का सौभाग्य प्राप्त न हो सका। मालव नरेश ने राज्यश्री के पति मौखरी राजा ग्रहवर्मा को मारकर राज्यश्री को कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने मालव नरेश पर चढ़ाई की, उसे मार डाला और अपनी भगिनी के कारावास के दुखमय जीवन का अंत किया, परंतु स्वयं ही बंगे नरेश शशांक की कुटिल नीति का शिकार बन गया। शशांक ने विश्वास दिलाकर राज्यवर्धन को मार डाला। हर्ष के हृदय में भातृवध का समाचार सुनकर प्रतिहिंसा की प्रबल अग्नि प्रज्वलित हो उठी। हर्षवर्धन ने यथा समय शशांक का विनाश कर बंगाल को अपने राज्य में मिला लिया। रिक्त सिंहासन की बागडोर हर्षवर्धन ने अपने सुदृढ़ तथा अनुभवी हाथों में ली। इनकी राजधानी स्थानवीश्वर थानेश्वर में थी। इनका समृद्ध राज्य काल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक माना जाता है। श्री हर्ष के 3 ग्रंथ रत्न मिलते हैं: रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। साहित्य संसार में रत्नावली के रचयिता के संबंध में बड़ा आंदोलन हो चुका है। इस बड़ी गड़बड़ी का मूल कारण मम्मट के काव्य प्रकाश का एक वाक्यांश है। मम्मट ने काव्य के प्रयोजनों में अर्थ प्राप्ति भी एक प्रयोजन माना है। हजारों महाकवि कविता देवी की पूजा कर लक्ष्मी के कृपा पात्र बन गए हैं। उदाहरणार्थ धावक आदि कवियों ने हर्षवर्धन से असंख्य धन पाया है। श्री हर्षादे धावकादि नाम एवं धर्म काव्य प्रकाश के कतिपय टीकाकारों ने इससे अर्थ निकाला है कि धावक ने रत्नावली की रचना हर्षवर्धन के नाम से करके असंख्य संपत्ति पाई। काव्य प्रकाश के किसी किसी काश्मीरी प्रति में धावक के स्थान पर बाण का नाम उल्लिखित है, जिसके आधार पर कितने ही विद्वान बाण भट्ट पर ही रत्नावली के कर्तृत्व का भार आरोपित करते हैं, परंतु ये सब आधुनिक विद्वानों की अनिश्चित कल्पनाएं हैं। काव्य प्रकाश के उल्लेख का यही आशय है कि श्री हर्ष ने बड़ी भारी संपत्ति कवियों को दे डाली। श्री हर्ष जैसे उदाराशय तथा महादानी नरेश के लिए बात असंभव नहीं जान पड़ती। जब असंख्यों ब्राह्मण, भिक्षु तथा जैनों का आदर होता था तथा उनको प्रशंसनीय दान मिलता था, तब गुणग्राही हर्ष के लिए उसकी कीर्ति लता को पल्लवित करने वाले कवियों को दान देने में, आदर करने में भला संकोच कैसे हो सकता है। काव्य प्रकाश के उल्लेख का प्रकरण गम्य तात्पर्य यही है। अनेकों अर्वाचीन तथा प्राचीन कवियों ने श्री हर्ष के समीचीन कवि समाश्रय की शत प्रशंसा की है। इनकी 3 रचनाएं हैं: प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। ये तीनों रूपक एक ही लेखक की रचनाएं, इसमें संदेह करने के लिए स्थान नहीं है। तीनों में घटनाओं का आश्चर्यजनक साम्य है। रत्नावली में सागरिका अपने चित्त विनोद के लिए राजा का चित्र खींचती है। नागानंद में जीमूतवान उसी उद्देश्य से मलयवती का चित्र बनाता है। दोनों स्थानों पर चित्रों के द्वारा ही पात्रों के स्निग्ध हृदय तथा प्रणय की कथा का परिचय दर्शकों को मिलता है। रत्नावली में अपमानित होने पर सागरिका अपने गले को लता पास से बांधकर प्राण देने का उद्योग करती है। नागानंद में भी यही घटना है। नायिका मलयवती प्रणय में अनादृत होने से लता पास से अपने गले को जकड़कर मरने का प्रयास करती है। दोनों स्थानों पर नायक के द्वारा उनके प्राणों की रक्षा होती है। इतना ही नहीं, बहुत से पद्य इनमें परस्पर उद्धृत किए गए हैं। फलतः तीनों ही लेखक की लेखनी की सुचारू रचनाएं हैं। इन रूपकों में लेखन क्रम का भी निर्णय अंतरंग परीक्षण के आधार पर, परीक्षा के बल पर किया जा सकता है।
प्रियदर्शिका तथा रत्नावली दोनों ही प्रणय नाटिकाएं हैं और एक ही कथा चक्र उद्यन के कथा चक्र से संबंध रखती हैं। प्रियदर्शिका में नाटक का विन्यास बहुत ही साधारण ढंग का है। रत्नावली में हम घटनाओं के प्रस्ताव में तथा नायिका के प्रणय वर्णन में एक सुंदर सुधार पाते हैं, जो निश्चय रत्नावली को परवर्ती सिद्ध कर रहा है। नागानंद के अंतिम नाटक होने का प्रमाण उसके अभिनय विषय की गंभीरता तथा महनीयता है। इसके भी तीनों अंकों में प्रणय का वर्णन है, परंतु यहाँ कवि विवाह संबंध को प्रतिष्ठित करने के लिए गंधर्व विवाह की पद्धति अपनाता है। यहाँ पूर्ववर्ती नाटिकाओं में द्वितीय विवाह की सिद्धि प्रथम विवाहिता राजमहिषी की स्वेच्छा पर अवलंबित करता है। श्रीहर्ष का चरित्र अब सांसारिक प्रपंचों से ऊब गया है और प्रणय से शांति की ओर जाता है। उसकी जीवन संध्या के अनुरूप ही शांत रसात्मक नागानंद का प्रणयन है। जहाँ राजाओं के भोग विलासमय नगर से हटकर प्रधान घटनाएं आश्रम के शांत वातावरण में घटित हो रही हैं। रत्नावली संस्कृत साहित्य की प्रथम नाटिका है और बहुत ही सफल नाटिका है। शास्त्रीय पद्धति से नाटिका नाटक तथा प्रकरण के मिश्रण से उद्भूत एक सुंदर नाटकीय रचना है, जिसमें नायक नाटक की भांति इतिहास तथा परंपरा में प्रख्यात होता है तथा कथानक प्रकरण के तुल्य कवि कल्पित रहता है। दोनों नाटिकाओं का नायक कौशाम्बी नरेश वत्सराज उद्यन है, जो प्राचीन इतिहास में अपने रोमांचक प्रणय के कारण पर्याप्त प्रख्यात है। दोनों का विषय कवि कल्पित है। नाटिका की शास्त्रीय कल्पना कालिदास के मालविकाग्निमित्र के आधार पर गढ़ी गई प्रतीत होती है, इसलिए इन नाटिकाओं के ऊपर कालिदास के इस नाटक का प्रचुर प्रभाव खोजा जा सकता है, तथापि इनमें पर्याप्त रूपेण मौलिकता है। प्रियदर्शिका का संबंध भी उदयन के कथा चक्र के साथ है। वह भी 4 अंकों की एक प्रणय नाटिका है। इसकी वस्तु उतनी सुंदरता के साथ उपन्यस्त नहीं है, उसमें उतनी चुस्ती तथा आकर्षण नहीं है। वत्स का सेनापति विजयसेन दृढ़वर्मा की पुत्री प्रियदर्शिका को दरबार में लाता है तथा आरण्यक अधिपति विंध्य केतु की कन्या के रूप में वहां रख देता है। महाराज उसे वासवदत्ता को सौंप देते हैं, जो उसकी शिक्षा का प्रबंध करती है। द्वितीय अंक में राजा उदयन विदूषक के साथ उपवन में घूमने जाते हैं, जहां फूल चुनने के लिए आई प्रियदर्शिका कमलों पर उड़ते हुए भौरों से परेशान होती है और चिल्ला उठती है। राजा लता कुंज से प्रकट होकर उसे बचाता है। यही नायिका का प्रथम दर्शन नायक को होता है तथा अनुराग का बीज इतनी देर में कवि यहाँ बोता है। तृतीय अंक में गर्भांग का सुंदर निवेश है। मनोरमा प्रियदर्शिका की सखी तथा विदूषक की युक्ति से दोनों का सम्मिलन कल्पित किया जाता है। वासवदत्ता उदयन चरित्र से संबंध नाटक का अभिनय करना चाहती है, जिसमें मनोरमा को उदयन बनना है और अरण्य का प्रियदर्शिका को वासवदत्ता। बड़े कौशल से मनोरमा के स्थान पर स्वयं उदयन ही पहुंच जाता है। वासवदत्ता को संदेह होता है और मनोरमा की सारी चाल पकड़ ली जाती है। चतुर्थ अंक में वासवदत्ता इसलिए चिंतित है कि उसका मौसा दृढ़वर्मा कलिंगराज के द्वारा बंधन में पड़ा हुआ है। उदयन उसे छुड़ाने के लिए अपनी सेना भेजता है। दृढ़वर्मा का कंचुकी आता है और प्रियदर्शिका को पहचान लेता है, जिससे वासवदत्ता उदयन के साथ उसका विवाह करा देती है। रत्नावली में 4 अंक हैं। प्रथम अंक के आरंभ में राजा का प्रधान अमात्य योगेंद्रायन देव की अनुकूलता तथा सहायता का संकेत करता है, जिसके कारण उदयन के साथ प्रणय के लिए आने वाले सेनलेश्वर की राजकन्या रत्नावली जहाज के डूब जाने पर भी बच जाती है तथा वह मंत्री के पास किसी सामुद्रिक बनिए के द्वारा लाई जाती है। मंत्री उसे सागरिका के नाम से वासवदत्ता की देखरेख में रख जाता है। कामदेव के उत्सव के प्रसंग में वासवदत्ता काम वपू राजा उदयन की ही सद्य पूजा करती है, जिसे पेड़ों की झुरमुट में से छिपे तौर से सागरिका प्रथम बार देखती है। उन्हें कामदेव समझती है तथा प्रणय के मधुर भाव के अंकुरन के लिए पात्र बनती है। द्वितीय अंक में सागरिका अपनी सखी सुसंगता के साथ चित्र विनोद के लिए राजा का चित्र अंकित करती है, जिसके पास सुसंगता सागरिका का ही चित्र खींचकर उसे रति सहनात बना देती है। कुछ गुप्त प्रणय की भी चर्चा है। वाजीशाला से एक बंदर के तोड़ा कर भागने से महल में कोहराम मच जाता है। इसी हल्ला गुल्ला में दोनों भाग खड़ी होती है। चित्र पलक में ही छूट जाता है और राजा के हाथ पड़ने से वह गुप्त प्रेम के प्रकटन का साधन बनता है। इस प्रेम के प्रसारण में सागरिका का भी कुछ हाथ है। तृतीय अंक इस नाटिका का हृदय है तथा कवि की मौलिक सूझ का उज्जवल उदाहरण है। वेश परिवर्तन से उत्पन्न भ्रांति के कारण जायमान घटना सांकर्य बहुत ही सुंदर है। सागरिका वासवदत्ता का तथा सुसंगता दासी कांचनमाला का वेश धारण कर राजा से पूर्व निश्चय के अनुसार मिलने आती है, परंतु असली वासवदत्ता के इनसे पहले ही आ जाने के कारण सारा गुड़ गोबर हो जाता है। असली और नकली का विभेद बड़ी ही हास्यजनक स्थिति पैदा करता है, जिससे अपमानित मानकर सागरिका लतापाश के द्वारा मरने जाती है, परंतु राजा उसे बचाता है। चतुर्थ अंग में जादूगर के अग्निदाह का प्रभावशाली दृश्य है। सागरिका भूगर्भ में कैद कर रखी गई है। वह वहां से
बचाकर सभा में लाई जाती है, जहाँ उसके पिता के मंत्री वसु, भूति तथा कंचुकी बाबरे उसे विदूषक के गले में लटकने वाली रत्नावली की सहायता से पहचानते हैं तथा वासवदत्ता स्वयं प्रसन्न होकर अपनी भगनी भूता रत्नावली से राजा का विवाह करा देती है। यही मंगलमय अवसान है। नागानंद में 5 अंक है। यह किसी बौद्ध अवदान के ऊपर आश्रित है। प्रथम अंक में जीमूतवान का आश्रम में जाना तथा उनके पुत्र जीमूतवान का भी पितृदत्त राज्य का परित्याग कर वहीं सेवार्थ जाना और गौरी के मंदिर में मलयवती के वीणा वादन से उसके हृदय के अनुराग का संचार वर्णित है। द्वितीय अंक में जीमूतवान तथा मलयवती के आनंददायक विवाह का विस्तृत वर्णन है। तृतीय अंक भी विवाह कथा से ही संबद्ध है। चतुर्थ अंक में राजकुमार जीमूतवान का समुद्र तीर पर आना और प्रतिदिन एक नाग का गरुड़ के लिए भोजन बनने की बात वर्णित है। उस दिन अपनी माता के एक लौते पुत्र शंखचूड़ की बारी थी। उनकी माता के करुण रोदन से द्रवीभूत जीमूतवान स्वयं उसके स्थान पर गरुड़ का भोजन बनने जाता है। शंखचूड़ राजी नहीं होता, परंतु उसकी क्षणिक अनुपस्थिति में जीमूत अपने शरीर को रक्तवश से ढककर शिला पर बैठ जाता है। गरुड़ आकर अपनी चोंच से उसे पहाड़ के शिखर पर उठा ले जाता है तथा खाता है। जीमूतवान दृढ़ है, उसके त्याग पर पुष्प वृष्टि होती है। पंचम अंक में माता पिता व्याकुल होकर जीमूत के समाचार के लिए सेवक भेजते हैं। शंखचूड़ से पूरी घटनाओं का पता चलता है। गरुड़ को भी इस नाग की दृढ़ता पर आश्चर्य होता है। वह पूरा हाल पूछता तथा नागों के न खाने की प्रतिज्ञा कर जीमूत के खाने से विरत होता है। मंगल के साथ नाटक समाप्त होता है। हर्ष का नाट्य वैशिष्ट्य। हर्ष संस्कृत नाटककारों में रोमांचक प्रणय नाटिका के निर्माता के रूप में सदैव सम्मानित रहेंगे। उनके ऊपर भास और कालिदास का प्रकृष्ट प्रभाव तथा प्रेरणा अवश्य विद्यमान है। भास ने भी उदयन से संबंध 2 नाटकों की रचना की है, स्वप्न वासवदत्ता और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण। इन दोनों नाटकों का प्रभाव विषय की एकता तथा कथानक की अभिन्नता होने के कारण हर्ष की इन दोनों नाटिकाओं के ऊपर पड़ा है। इसी प्रकार कालिदास के नाटकों की भी घटनाओं, वर्णनों तथा वार्तालापों में विशेष साम्य दृष्टिगोचर होता है, विशेषतः मालविकाग्नि मित्र का। परंतु हर्ष की मौलिकता तथा नवीन कल्पना में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। रोमांटिक ड्रामे के जितने कमने तथा उपादेय साधन होते हैं, उन सबका उपयोग हर्ष ने इन रूपकों में किया है। कालिदास के समान हर्ष भी प्रकृति और मानव के पूर्ण सामरस्य के पक्षपाती हैं। मानव भाव को जागृत करने के लिए दोनों ने प्रकृति के द्वारा सुंदर परिस्थिति उत्पन्न की है। कामोत्सव के द्वारा पूर्ण आनंद का साम्राज्य जब चारों ओर व्याप्त हो जाता है, तब सागरिका और उद्यन के प्रथम दर्शन की अवतारणा की जाती है। गौरी के मंदिर में वीणा वादन और माधुरी से शांत वातावरण में जीमूतवान मलयवती को पहली बार देखता है। इस प्रकार स्थान, ऋतु तथा सामग्री उपस्थित कर हर्ष ने रोमांचक प्रणय के उन्मेष के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किया है। इस प्रकार वे प्रणय नाटिका के प्रथम सफल नाटककार हैं। गर्भांग की योजना उनकी दूसरी शास्त्रीय विशेषता है, जिसका अनुसरण भवभूति ने उत्तर रामचरित में और राजशेखर ने बाल रामायण में बड़े कौशल से किया है। हर्ष की काव्य शैली सरल तथा सुबोध है। उनका वर्णन इतना विशद है कि पूरा दृश्य आंखों के सामने से गुजरता हुआ दिखाई पड़ता है। रत्नावली में होली का सुंदर वर्णन अन्यत्र अपनी समानता नहीं रखता। नागानंद का आश्रम वर्णन भी बड़ा सुंदर, सरस तथा नैसर्गिक है। इस प्रकार काव्य कला तथा नाट्य कला उभय दृष्टियों से हर्ष एक सफल कवि तथा रूपक निर्माता है। रत्नावली के तीसरे सर का 13वां पद्य। किम पद्मस्य रुचिम न हंति नयनानंद विदते न किम वृद्धिम वा जश केतनस्य कुरुते नालोक मात्रेन किम भक्तेन्दौ तव सत्यम यद पर शीतांशुर्जृंभते दर्प स्यादमृतेन चेदी तव अपि अस्त्ये बिंबाद्रे। राजा उदयन सागरिका से कह रहा है कि तुम्हारे चंद्रवदन के रहने पर यह दूसरा चंद्रमा क्यों उदित हो रहा है? उदय से अपनी जड़ता क्या नहीं प्रदर्शित करता? इसके उदय होने की जरूरत ही क्या थी? तुम्हारा मुख क्या कमल की शोभा को नहीं नष्ट कर देता? क्या वह नेत्रों का आनंद नहीं देखता? देखे जाने से क्या वह काम को प्रबल नहीं बनाता? चंद्रमा के जो कार्य विदित हैं, वे तो तुम्हारे मुख में भी विद्यमान है। यदि अमृत धारण करने के कारण चंद्रमा को गर्व है, तो क्या तुम्हारे बिंबाधर में सुधार नहीं है? तब फिर तुम्हारे चंद्रवदन के सामने चंद्रमा के उदय लेने की क्या जरूरत है? यह पद्य काव्य प्रकाश में उद्धृत किया गया है। चंद्रोदय के समय पूर्व दिशा का यह वर्णन कवि के सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। रत्नावली के प्रथम सर का 24वां पद्य। उदय तटांत रीतम इयम प्राची सूच्यति दिग्निशानाथम परिपांडुना मुखेन प्रियम इव हृदय स्थितम रमणी।